आरपी एडीपीओ के लिए कोई फ्री लॉ क्लास को ढूंढ रहे हैं तो आप बिल्कुल सही वीडियो में आए हैं। फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड एक्ट चल रहा है। कौन सा? फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड एक्ट चल रहा है, जिसके चैप्टर 9 का हमने सेक्शन 58 तक कवर कर लिया है। आज की वीडियो में हम रिमेनिंग सेक्शन देखेंगे। सेक्शन 59 डील्स विद पनिशमेंट फॉर अनसेफ फूड। अनसेफ फूड के लिए क्या पनिशमेंट बताई गई है सेक्शन 59 में? एनी पर्सन who, whether by himself or by any other person on his behalf, manufacture for sale or store or sell or distribute or import any article of food for human consumption which is unsafe shall be punishable। कोई भी व्यक्ति, ठीक है, खुद से या फिर किसी और व्यक्ति के द्वारा किसी और पर्सन के बिहाफ पे बेचने के लिए मैन्युफैक्चर करता है, स्टोर करता है या सेल करता है या फिर डिस्ट्रीब्यूट करता है या इंपोर्ट करता है किसी भी आर्टिकल ऑफ फूड को ह्यूमन कंजम्पशन के लिए, ठीक है, यहाँ पर ह्यूमन कंजम्पशन पे गोला लगाइएगा। ह्यूमन कंजम्पशन कंपलसरी है, जो कि अनसेफ है वो पनिशेबल होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर 4 क्लॉज दिए गए हैं, 4 कंडीशन बताई गई हैं। वेयर सच फेलियर कॉन्ट्रावेंशन डज नॉट रिजल्ट इन इंजरी, ठीक है, यहाँ पर आपको गोला लगाना है। पहला केस क्या है? अगर ऐसा फूड जो कि अनसेफ है और उसे कंज्यूम करने से कोई इंजरी नहीं हुई, ठीक है, तो क्या इम्प्रिजनमेंट है? with imprisonment for a term which may extend to 6 months and also with fine which may extend to 1 लाख रुपीज़। ठीक है, तो ऐसा कारावास होगा जो कि 6 महीने से ज़्यादा का नहीं होगा, मतलब 6 महीने तक का उसको कारावास हो सकता है और फाइन 1 लाख रुपए तक हो सकता है। ठीक है, कौन से केस में? नॉट रिजल्ट इन इंजरी, ठीक है, इंजरी नहीं हुई। सेकेंड क्लॉज क्या है? वेयर सच फेलियर और कॉन्ट्रावेंशन रिजल्ट इन अ नॉन ग्रीवियस इंजरी, ठीक है, इंजरी तो हुई है लेकिन नॉन ग्रीवियस यानी कि बहुत ज़्यादा नहीं है, सिंपल इंजरी जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, वो हुई है। तो कितना है? विथ इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 1 ईयर एंड ऑल्सो विथ फाइन विच में एक्सटेंड टू 3 लाख रुपीज़। ठीक है, तो जो कारावास होगा वो 1 साल तक का हो सकता है और फाइन जो है वो 3 लाख रुपए तक हो सकता है। ठीक है, कौन सी कंडीशन है? नॉन ग्रीवियस इंजरी। ठीक है, अब देखो, वेयर सच फेलियर और कॉन्ट्रावेंशन रिजल्ट इन ग्रीवियस इंजरी। ठीक है, अब क्या हो गया? बंदे को ग्रीवियस इंजरी हो गई, ठीक है, उस फूड को कंज्यूम करने से। तो क्या पनिशमेंट है? विद इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 6 ईयर्स एंड ऑल्सो विद फाइन विच में एक्सटेंड टू 5 लाख रुपीज़। ठीक है, तो 6 साल तक का उसको कारावास हो सकता है और फाइन उसको 5 लाख रुपए तक का हो सकता है। क्लॉज 4, वेयर सच फेलियर और कॉन्ट्रावेंशन रिजल्ट इन डेथ। देखो अब यहाँ पर क्या हो गया? डेथ हो गई उस पर्सन की जिसने उस अनसेफ फूड को कंज्यूम कर लिया, ठीक है, डेथ हो गई। तो क्या है? विथ इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म विच शैल नॉट बी लेस देन 7 years बट विच में एक्सटेंड टू इम्प्रिजनमेंट ऑफ फॉर लाइफ एंड ऑल्सो विथ फाइन विच शैल नॉट बी लेस देन 10 लाख रुपीज़। ठीक है, तो देखो 6-7 साल से कम की सज़ा नहीं होगी। पहली बात तो इम्प्रिजनमेंट जो है वो लाइफ तक का, मतलब आजीवन कारावास हो सकता है और फाइन जो है वो 10 लाख रुपए से कम नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर 4 चीज़ें आपको याद रखनी है। गोला लगा लीजिएगा कि जब इंजरी नहीं हुई, यानी कि सिर्फ और सिर्फ अनसेफ फूड को बना दिया, बेच दिया, ठीक है, कुछ भी उसके रिजल्ट नहीं आया, किसी को इंजरी नहीं हुई है, तब ये इसकी मिनिमम पनिशमेंट है। ठीक है, और यहाँ पर सेकंड क्लॉज में नॉन ग्रीवियस इंजरी का केस है, थर्ड क्लॉज में ग्रीवियस इंजरी का केस है और फोर्थ में डेथ का केस है। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पर एरो लगा के लिख लीजिएगा छोटा छोटा। सेक्शन 60 डील्स विद पनिशमेंट फॉर इंटरफेयरिंग विद सीज्ड आइटम। अब देखो, जो भी सीज्ड आइटम है ना, जो जब्त किए गए, ठीक है, उनके साथ अगर आप इंटरफेयर करोगे तो क्या पनिशमेंट है आपकी? If a person without the permission of the food safety officer retains, remove or tamper with any food, vehicle, equipment, package or labeling or advertising material or other thing that has been seized under this act, he shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to 6 months and also with the fine which may extend to 2 लाख रुपीज़। ठीक है, तो अगर कोई भी ऐसी चीज़ जो जब्त की गई थी, ठीक है, फूड सेफ्टी ऑफिसर के द्वारा, अगर कोई व्यक्ति बिना फूड सेफ्टी ऑफिसर की परमिशन के उसको रिटेन करता है, रिमूव करता है, टेम्पर करता है, या फिर जो व्हीकल है, मतलब कि जो वाहन है जहाँ पर रखा हुआ था सामान, कोई भी इक्विपमेंट, पैकेज या लेबल, कोई भी एडवर्टाइजिंग मटेरियल, ठीक है, जिसको जब्त किया गया था, ठीक है,
अगर आप उसके साथ छेड़खानी करोगे, इंटरफेयर करोगे, तो क्या पनिशमेंट है? कारावास हो सकता है 6 महीने तक का, और जो फाइन है वो 2 लाख रुपए तक हो सकता है। सेक्शन 61 डील्स विथ पनिशमेंट फॉर फॉल्स इंफॉर्मेशन। फॉल्स इंफॉर्मेशन देने के लिए क्या पनिशमेंट होगी? If a person, in connection with the requirement or direction under this Act, provides any information or produces any document that the person knows is false or misleading, he shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to 3 months and also with fine which may extend to 2 lakh rupees. तो कोई भी व्यक्ति, ठीक है, इस एक्ट के डायरेक्शन या फिर रिक्वायरमेंट के कनेक्शन में प्रोवाइड करता है कोई भी रॉन्ग इन्फॉर्मेशन, ठीक है, फॉल्स इन्फॉर्मेशन, कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करता है जो कि मिसलीडिंग है या फॉल्स है, ठीक है, गलत है, तो उस व्यक्ति को क्या कारावास हो सकता है? 3 महीने तक का कारावास हो सकता है, और फाइन जो है वो 2 लाख रुपए तक हो सकता है। सेक्शन 62 पनिशमेंट फॉर ऑब्स्ट्रक्टिंग और इम्पर्सोनेटिंग अ फूड सेफ्टी ऑफिसर। सेक्शन 62 का मेन ऑब्जेक्टिव है कि फूड सेफ्टी ऑफिसर अपना काम बिना डर और प्रेशर के कर सके। ये सेक्शन फूड सेफ्टी ऑफिसर की अथॉरिटी और सेफ्टी को प्रोटेक्ट करता है। देखो ये सेक्शन कब अप्लाई होता है? इफ़ अ पर्सन विदाउट रीजनेबल एक्सक्यूज resist, obstruct or attempt to obstruct, impersonate, threaten, intimidate or assault a food safety officer in exercising his functions under this act, he shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to 3 months and also with fine which may extend to 1 lakh rupees. जब कोई पर्सन बिना रीजनेबल एक्सक्यूज़ के फूड सेफ्टी के ऑफिसर के काम में इंटरफेयर करता है, ठीक है, तो वो एक ऑफेंस बन जाता है। यहाँ पर कुछ की टर्म दिए हुए हैं, उनको हम समझेंगे। रीसिस्ट, ठीक है, रीसिस्ट का मतलब क्या होता है? फिजिकल या वर्बल विरोध, फॉर एग्जांपल इंस्पेक्शन के टाइम में उसकी एंट्री को रोकना। ऑब्स्ट्रक्ट, काम करने में रुकावट डालना। डॉक्यूमेंट्स छुपाना, ठीक है, फॉर एग्जांपल सैंपल लेने से उसको रोक देना, किसको? फूड सेफ्टी ऑफिसर को। अटेम्प्ट्स टू ऑब्स्ट्रक्ट, फूड सेफ्टी ऑफिसर के काम में बाधा डालने का प्रयत्न करना। इम्पर्सोनेट, खुद को फूड सेफ्टी ऑफिसर बताना, फॉर एग्जांपल फेक आईडी दिखाकर इंस्पेक्शन करना, ठीक है, ये एक बहुत ही सीरियस ऑफेंस है। थ्रेटन, धमकी देना, अगर सैंपल लिया तो देख लेना, इस टाइप की चीज़ें। इंटिमिडेट, डर का माहौल बनाना, फॉर एग्जांपल क्राउड इकट्ठा करके प्रेशर बनाना, किस पे? फूड सेफ्टी ऑफिसर पे। असॉल्ट, फिजिकल अटैक करना, जैसे कि धक्का देना, मारपीट वगैरह वगैरह, ठीक है। तो जो कोई व्यक्ति बिना किसी रीजनेबल ये सारी चीज़ें करता है फूड सेफ्टी ऑफिसर के साथ, तो उसकी पनिशमेंट क्या होगी? वो कारावास से दंडित किया जाएगा, जो कि 3 महीने तक का हो सकता है, और फाइन जो कि 1 लाख रुपए तक का हो सकता है। सेक्शन 63 डील्स विद पनिशमेंट फॉर कैरिंग आउट अ बिजनेस विदाउट लाइसेंस। अब देखो, बिना लाइसेंस के अगर कोई व्यक्ति बिजनेस कर रहा है, उसकी क्या पनिशमेंट है सेक्शन 3 के अंतर्गत? इफ़ अ पर्सन और फूड बिजनेस ऑपरेटर, ठीक है, यहाँ पर एक एक्सेप्शन है, एक्सेप्ट द पर्सन एग्जेम्प्टेड फ्रॉम लाइसेंसिंग अंडर सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 31 ऑफ दिस एक्ट हिमसेल्फ or by any person on his behalf who is required to obtain license, manufacture, sells or store or distribute or import any article of food without license shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to 6 months and also with a fine which may extend to 5 lakh rupees. देखो, यदि कोई व्यक्ति या फिर फूड बिजनेस ऑपरेटर, ठीक है, सेक्शन 31 में के सबसेक्शन 2 में किस किस को एग्जेम्पशन दी गई है? जो भी छोटे स्केल पे फूड बिजनेस करते हैं, ठीक है, पिटी वेंडर्स हैं या टेम्प्रेरी स्टॉल लगाते हैं, ठीक है, उनके लिए क्या है? लाइसेंस कंपलसरी नहीं है, लेकिन हाँ उनका रजिस्ट्रेशन होना ज़रूरी है, ठीक है। तो उन लोगों को छोड़कर अगर कोई व्यक्ति या फूड बिजनेस ऑपरेटर खुद या फिर किसी और व्यक्ति के द्वारा, ठीक है, लाइसेंस प्राप्त करता है मैन्युफैक्चर करने का, सेल करने का, स्टोर करने का, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट करने का, इंपोर्ट करने का, किसी भी आर्टिकल ऑफ फूड को बिना लाइसेंस के अगर कोई भी चीज़ करता है जहाँ पर लाइसेंस होना ज़रूरी है, वो उसको पनिशमेंट क्या होगी? इम्प्रिजनमेंट होगा, जो कि 6 महीने तक का हो सकता है, और फाइन 5 लाख रुपए तक का हो सकता है।
सेक्शन 64 डील करता है पनिशमेंट फॉर सब्सिक्वेंट ऑफेंस। देखो, एक होता है पहली बार दोष सिद्ध होना, किसी ने पहली बार कोई अपराध किया है, लेकिन सब्सिक्वेंट ऑफेंस यहाँ पर है सेक्शन 64 में, बार बार आप वही चीज़ कर रहे हो, बार बार वही अपराध कर रहे हो, तो क्या पनिशमेंट है। If any person, after having been previously convicted of an offence punishable under this act, subsequently commits and is convicted for the same offence, he shall be liable to। अगर कोई व्यक्ति एक बार कन्विक्ट हो चुका है, ठीक है, दोष सिद्ध हो चुका है इस एक्ट के अंतर्गत किसी भी अपराध के लिए, और वो दोबारा से कन्विक्ट होता है, कमिट करता है कोई अपराध इस एक्ट के अंतर्गत, और सेम ऑफेंस के लिए दोबारा से वो दोष सिद्ध पाया जाता है, तो ट्वाइस द पनिशमेंट, ठीक है। पहली बात तो पनिशमेंट उसकी डबल हो जाएगी, जो भी अपराध की पनिशमेंट दी है, ठीक है। अगर वो सब्सिक्वेंट यानी कि दोबारा से अगर वो अपराधी पाया गया उसमें, तो पनिशमेंट क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी, विच माइट हैव बीन इम्पोज्ड ऑन अ फर्स्ट कन्विक्शन, जो पहली बार में लगाई गई थी, सब्जेक्ट टू द पनिशमेंट बीइंग मैक्सिमम प्रोवाइडेड फॉर द सेम ऑफेंस, या फिर जो उसमें मैक्सिमम पनिशमेंट दी गई है उसके लिए, ठीक है। क्लॉज 2 क्या बोलता है, अ फर्दर फाइन और डेली बेसिस विच मे एक्सटेंड अप टू 1 लाख रुपीज़ वेयर द ऑफेंस इज अ कंटिन्यूइंग वन। डेली बेसिस पे उस पर फाइन इम्पोज किया जाएगा जो कि 1 लाख रुपए तक हो सकता है, जहाँ पर ऑफेंस जो है कंटिन्यू हो रहा है, जहाँ पर ऑफेंस, ठीक है। एंड क्लॉज 3 क्या है, हिज लाइसेंस शैल बी कैंसल्ड, और उसका जो लाइसेंस है वो कैंसिल हो जाएगा। सब्सिक्वेंट ऑफेंसेस के मामले में ये बात की जा रही है। सब सेक्शन 2, the court may also cause the offender's name and place of residence, the offense and the penalty imposed to be published at the offender's expense in such newspaper or in such manner as the court may direct, and the expenses of such publication shall be deemed to be part of the costing attending the conviction and shall be recoverable in the same manner as a fine। कोर्ट क्या कर सकती है, ऑफेंडर का नाम, ठीक है, अपराधी का नाम, जहाँ वो रहता है और क्या उसने अपराध किया है, ठीक है, कितनी पेनल्टी उस पर इम्पोज की गई है, ये पब्लिश करवा सकती है न्यूज़पेपर में, ठीक है। और ऐसे भी निर्देश दे सकती है कि जो भी पब्लिकेशन का खर्चा हुआ है वो भी किससे रिकवर किया जाएगा, ऑफेंडर से रिकवर किया जाएगा, ठीक है, जैसे कि उसी मैनर में जैसे कि फ़ाइन को रिकवर किया जाता है, ठीक है। अब आ जाओ आप सेक्शन 65 पे, ठीक है, इम्पॉर्टेंट है, ये इम्पॉर्टेंट सेक्शन है कि कंपनसेशन इन केस इंजरी ऑफ डेथ ऑफ कंज्यूमर, अगर कंज्यूमर की डेथ हो जाती है, ठीक है, तो कितना कंपनसेशन उसको मिलेगा, ये बता रहा है हमें सेक्शन 65। विदाउट प्रेजुडाइज टू द अदर प्रोविजन ऑफ दिस चैप्टर, इस चैप्टर के प्रोविजंस जो अदर प्रोविज़न हैं उनकी व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, इफ़ एनी पर्सन वेदर बाय हिमसेल्फ और बाय एनी अदर पर्सन ऑन हिज बिहाफ मैन्युफैक्चर और डिस्ट्रीब्यूट और सेल और इम्पोर्ट एनी आर्टिकल ऑफ फूड कॉजिंग इंजरी टू द कंज्यूमर और हिज डेथ, इट शैल बी लॉफुल फॉर द एडजुडिकेटिंग ऑफिसर और एज द केस मे बी the court to direct him to pay compensation to the victim or the legal representative of the victim। देखो, अगर कोई व्यक्ति इस एक्ट के अगेंस्ट में कोई भी ऐसा कुछ भी मैन्युफैक्चर कर रहा है, डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, सेल कर रहा है, इंपोर्ट कर रहा है, कोई भी आर्टिकल ऑफ फूड जिससे कि कंज्यूमर की डेथ हो जाती है, जिसने कंज्यूम किया है उसकी डेथ हो जाती है, तो ये लॉफुल होगा कि एडजुडिकेटिंग ऑफिसर या फिर कोर्ट उस व्यक्ति को ये निर्देश दे सके कि वो कॉम्पनसेशन पे करे विक्टिम को या फिर उसके जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव हैं उनको, ठीक है। क्या कॉम्पनसेशन होगा, नॉट लेस देन 5 लाख रुपीज़ इन केस ऑफ डेथ, अगर वो उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो 5 लाख रुपए मिनिमम उसको कॉम्पनसेशन देना होगा, ठीक है, 5 लाख रुपए से कम का नहीं होगा। नॉट एक्सीडिंग 3 लाख रुपीज़ इन केस ऑफ ग्रीवियस इंजरी, अगर ग्रीवियस इंजरी हुई है तो 3 लाख रुपए से ज़्यादा का नहीं होगा कॉम्पनसेशन, ठीक है, नॉट एक्सीडिंग 3 लाख रुपीज़ एंड नॉट एक्सीडिंग 1 लाख रुपीज़ इन ऑल अदर केसेस ऑफ इंजरी, अगर कोई और प्रकार की इंजरी हुई है सभी केसेस में 1 लाख रुपए से ज़्यादा का कॉम्पनसेशन नहीं होगा, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि डेथ के केस में जो कि क्लॉज ए में दिया गया है 5 लाख रुपए मिनिमम है कॉम्पनसेशन। प्रोविजो देखेंगे आगे, प्रोवाइडेड दैट द कॉम्पनसेशन शैल बी पेड एट द अर्लीस्ट एंड इन नो केस लेटर दैन 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ ऑकरेंस ऑफ द इंसिडेंट, जिस दिन वो इंसिडेंट हुआ उस दिन से
किसी भी केस में 6 महीने से डिले नहीं होना चाहिए। कॉम्पनसेशन जो है वो 6 महीने के अंदर अंदर पे करना होगा, ठीक है, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी। प्रोवाइडेड फर्दर दैट इन केस ऑफ डेथ एन इंटरम रिलीफ शैल बी पेड टू द नेक्स्ट ऑफ द किन विद इन 30 days ऑफ द इंसिडेंट। आगे प्रोविज़ो क्या बोल रहा है, यहाँ पर इंटरम रिलीफ जो है वो मैंडेटरी है विद इन 30 days, ठीक है, कितने दिनों में, 30 दिन में। पेड टू द नेक्स्ट ऑफ किन, मतलब फाइनेंशियल डिसीजन का वेट नहीं, तुरंत रिलीफ उसको देना होगा, ठीक है। सब सेक्शन 2, where any person is held guilty of an offence leading to grievous injury or death, the adjudicating officer or the court may cause the name and place of residence of the person held guilty, the offence and the penalty imposed to be published at the offender's expense in such newspaper or in such other manner as the adjudicating officer or the court may direct, and the expenses of such publication shall be deemed to be a part of the cost attending the conviction and shall be recoverable in the same manner as a fine, ठीक है। तो सब सेक्शन 2 क्या बोल रहा है, जहाँ पर भी कोई व्यक्ति किसी ऐसे अपराध के लिए गिल्टी है जिससे ग्रीवियस इंजरी या फिर डेथ हो जाती है विक्टिम की, तो एडजुडिकेटिंग ऑफिसर या कोर्ट जो है वो जो न्यूज़पेपर है वहाँ पर उस ऑफेंडर का नाम, उसका रहने का जो निवास स्थान है वो, ठीक है, वो सारी चीज़ें पब्लिश करवा सकता है, क्या उसने अपराध किया है, कितनी पेनल्टी उस पर इम्पोज की गई है, ठीक है, और जो न्यूज़पेपर में छपवाने का खर्चा होगा वो भी ऑफेंडर से ही लिया जाएगा, ठीक है, और वो उसी मैनर में रिकवर किया जाएगा जैसे कि फाइन रिकवर किया जाता है। सब सेक्शन 3, द एडजुडिकेटिंग ऑफिसर और द कोर्ट में ऑल्सो ऑर्डर फॉर कैंसिलेशन, ऑर्डर ऑफ फॉर कैंसिलेशन ऑफ लाइसेंस, recall of food from market, forfeiture of establishment and property in case of grievous injury or death of consumer। एडजुडिकेटिंग ऑफिसर या कोर्ट और भी क्या कर सकता है, इसके अलावा आदेश दे सकता है कि उसका लाइसेंस को कैंसिल कर लिया जाए, ठीक है, जो मार्केट में फूड है उसको दोबारा से वापस मंगवा लिया जाएगा, और जो उसकी प्रॉपर्टी है, ठीक है, और इस्टेब्लिशमेंट है उसको फोरफीचर यानी कि कुर्की की जा सकती है ग्रीवियस इंजरी और डेथ के केस में। और क्लॉज बी क्या बोल रहा है, इशू प्रोहिबिशन ऑर्डर्स इन अदर केसेस, ठीक है, अदर केसेस में प्रोहिबिशन ऑर्डर भी इशू कर सकता है। क्लियर है। अब आ जाएंगे हम सेक्शन 66 पे। ये डील करता है ऑफेंसेस बाय कंपनीज, ठीक है, कंपनीज के द्वारा अगर अपराध हुए तो ये डील कर रहा है सेक्शन 66। जब ऑफेंस कोई इंडिविजुअल नहीं बल्कि कंपनी करती है, कौन करती है, कंपनी करती है, सिर्फ कंपनी लायबल होगी या कंपनी चलाने वाले लोग भी, इसी बात का जवाब दे रहा है सेक्शन 66। सब सेक्शन 1 देखेंगे हम। Where an offence under this act which has been committed by a company, every person who at the time of the offence was committed was in charge of and was responsible to the company for the conduct of the business of the company, as well as the company shall be deemed to be the guilty of the offence and shall be liable to be proceeded against and punished accordingly। क्या बोल रहा है सबसेक्शन 1, बेसिक रूल है, अगर कोई ऑफेंस कंपनी के थ्रू कमिट होता है, किसके थ्रू कमिट होता है, कंपनी के थ्रू कमिट होता है, तो 2 लोग गिल्टी माने जाएंगे। कौन कौन होंगे वो 2 लोग, पहले तो वो खुद कंपनी गिल्टी होगी, सेकंड वो पर्सन जो कि ऑफेंस के टाइम पे कंपनी के बिजनेस का इंचार्ज था और कंपनी के कंडक्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल था। दोनों पर केस चलेगा, दोनों को पनिशमेंट हो सकती है, ठीक है। यहाँ पे आपको ये चीज़ याद रखनी है, इन चार्ज ऑफ एंड वॉज रिस्पॉन्सिबल टू, ठीक है। प्रोविज़ो क्या बोल रहा है अब इसका, प्रोवाइडेड दैट वेयर द कंपनी हैज़ डिफरेंट एस्टेब्लिशमेंट और ब्रांचेस और डिफरेंट यूनिट्स इन एनी एस्टेब्लिशमेंट और ब्रांच, द कंसर्न हैड or the person in charge of such establishment, branch, unit nominated by the company as responsible for food safety shall be liable for contravention in respect of such establishment, branch or unit। क्या बोल रहा है प्रोविज़ो, जब कंपनी के अलग अलग ब्रांचेस हों, ठीक है, अलग अलग यूनिट हो या मल्टीपल इस्टेब्लिशमेंट हो उस कंपनी के, तो हर जगह का हेड इंचार्ज जो कंपनी ने फूड सेफ्टी के लिए नॉमिनेट किया है सिर्फ उसी ब्रांच यूनिट के ऑफेंस के लिए लायबल होगा। फॉर एग्जांपल कंपनी का जो हेड ऑफिस है वो दिल्ली में है, ठीक है, हेड ऑफिस एग्जांपल दे रही हूँ, उसकी जो फैक्ट्री है वो कहाँ है, जयपुर में है, ठीक है। जयपुर फैक्ट्री में एडल्ट्रेशन हुआ है तो जो जयपुर यूनिट का नॉमिनेटेड इंचार्ज होगा वही लायबल होगा, पूरा बोर्ड नहीं, ठीक है।
सेकेंड प्रोविजो क्या बोल रहा है, प्रोवाइडेड फर्दर दैट नथिंग कंटेन्ड इन दिस सबसेक्शन शैल रेंडर एनी सच पर्सन लायबल टू एनी पनिशमेंट प्रोवाइडेड इन दिस एक्ट if he proves that the offence was committed without his knowledge or that he exercised all due diligence to prevent the commission of such offence। क्या बोल रहा है यहाँ, लॉ थोड़ा फेयर है। अगर इंचार्ज पर्सन प्रूफ कर दे, कौन, इंचार्ज, ठीक है, कि ऑफेंस उसकी नॉलेज के बिना हुआ या उसने ड्यू डिलीजेंस, प्रॉपर केयर, चेक टू सुपरविजन सब कुछ किया था, तो उसको पनिशमेंट नहीं मिलेगी। तो यहाँ पर आपको लिखना है कि जो बर्डन ऑफ प्रूफ है वो एक्यूज्ड पे है, ठीक है। सब सेक्शन 2 देखेंगे। नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन सबसेक्शन 1, सबसेक्शन 1 में किसी भी बात के होते हुए, वेयर एन ऑफेंस अंडर दिस एक्ट हैज़ बीन कमिटेड बाय अ कंपनी एंड इट इज़ प्रूव्ड दैट द ऑफेंस हैज़ बीन कमिटेड विद द कंसेंट और कनाइवेंस ऑफ और इज एट्रीब्यूटेबल टू एनी निगलेक्ट on the part of any director, manager, secretary or other officer of the company, such director, manager, secretary or other officer shall also be deemed to be guilty of that offence, shall be liable to be proceeded against and punished accordingly। क्या बोल रहा है सबसेक्शन 2, ठीक है। स्ट्रॉन्गर प्रोविजन है ये, अगर ये प्रूव हो जाए कि ऑफेंस कंसेंट से हुआ, मतलब कि जानबूझकर अलाउ किया गया, या फिर कनाइवेंस से हुआ, मतलब चुपचाप सपोर्ट किया गया, या फिर निगलेक्ट की वजह से हुआ। किसकी वजह से, निगलेक्ट। तो यहाँ पे आपको 3 चीज़ों पे गोला लगाना है। क्या क्या, कंसेंट से हुआ, या फिर कनाइवेंस से हुआ, या फिर निगलेक्ट से हुआ। और ये काम किसने किया, डायरेक्टर, मैनेजर, सेक्रेटरी या अदर ऑफिसर ऑफ कंपनी। तो ये लोग इंडिविजुअली भी गिल्टी होंगे, चाहे वो डे टू डे चार्ज में हो या नहीं, मतलब पावर के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है। अब देखेंगे एक्सप्लेनेशन। कंपनी और डायरेक्टर। कंपनी का मतलब क्या है, कंपनी मीन्स एनीबडी कॉर्पोरेट एंड इंक्लूड्स अ फर्म और अदर एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल। कंपनी सिर्फ रजिस्टर्ड कंपनी नहीं, बल्कि क्या क्या इंक्लूड करती है, बॉडी कॉर्पोरेट को इंक्लूड करती है, फर्म को इंक्लूड करती है और एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल को इंक्लूड करती है, ठीक है। सेकेंड, डायरेक्टर। डायरेक्टर इन रिलेशन टू अ फर्म मीन्स अ पार्टनर इन द फर्म। तो डायरेक्टर का मतलब है फर्म के केस में पार्टनर इज इक्वल्स टू डायरेक्टर माना जाएगा, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ से आपका MCQ बन सकता है कि पार्टनर इज इक्वल्स टू डायरेक्टर, ठीक है। सेक्शन 67 डील्स विद penalty for contravention of provision of this act in case of import of articles of food to be in addition to penalties provided under any other act। क्या बोल रहा है सेक्शन 67, अगर कोई पर्सन फूड आर्टिकल इंपोर्ट करता है और वो फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड एक्ट रूल या रेगुलेशन का वायलेशन करता है, तो उस पर्सन पर सिर्फ फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड एक्ट की पेनल्टी ही नहीं, बल्कि दूसरे लॉस के अंडर भी पेनल्टी लगेगी। देखेंगे सबसेक्शन 1, any person who imports any article of food which is in contravention of provision of this act, rules and regulations made thereunder, shall in addition to any penalty to which he may be liable under the provision of the Foreign Trade Development and Regulation Act and the Customs Act, be also liable under this act and shall be proceeded against accordingly। अगर कोई पर्सन कोई फूड आइटम को, ठीक है, इम्पोर्ट करता है, वो फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड एक्ट के प्रोविज़न के खिलाफ है, तो उस पर्सन पर फॉरेन ट्रेड, यहाँ पर गोला लगाइएगा, अंडरलाइन कर लो, फॉरेन ट्रेड डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट, ठीक है, और कस्टम एक्ट 1962, ठीक है, के अंतर्गत पेनल्टी, ठीक है, साथ ही साथ फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड एक्ट के अंतर्गत भी एक्शन लिया जाएगा, ठीक है। सब सेक्शन 2, any such article of food shall be destroyed or returned to the importer if permitted by the competent authority under the Foreign Trade Development and Regulation Act or Custom Act or any other act as the case may be। सबसेक्शन 2 क्या बोल रहा है कि जो फूड आर्टिकल फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड एक्ट के खिलाफ इम्पोर्ट हुआ है, उसका फेट क्या होगा, ठीक है। 2 चीज़ें होंगी, या तो उसको डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा या फिर इम्पोर्टर के पास वापस रिटर्न कर दिया जाएगा। लेकिन ये तभी होगा जब कॉम्पिटेंट अथॉरिटी यहाँ पर फूड ट्रेड डेवलपमेंट और रेगुलेशन एक्ट और कस्टम एक्ट, ठीक है, कस्टम एक्ट या फिर कोई अदर रिलीवेंट एक्ट के अंतर्गत अलाउ करे।
तो ये हो गया हमारा सेक्शन 67, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर 10 देखेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।